Mexico took down its most powerful cartel boss El Mancho. मेक्सिको की सिएरा माद्रे की पहाड़ियों में, जहां चीड़ के घने जंगल आसमान से बातें करते हैं और धुंध की चादर घाटियों को ढक लेती है, एक भूत रहता है। ये कोई पौराणिक कथा या लोक कथा का पात्र नहीं है। ये एक जीता जागता इंसान है जिसकी परछाई पूरे मेक्सिको और दुनिया के कई हिस्सों पर पड़ती है। उसका नाम है नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंट्स, लेकिन दुनिया उसे उसके खौफनाक उपनाम एल मेंचो से जानती है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सिर पर अमेरिका ने $10 मिलियन, लगभग 80 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। वो एक ऐसे आपराधिक साम्राज्य का सरगना है जो कोकीन, हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स की नदियों को दुनिया भर में बहाता है। उसका संगठन कार्टेल जलिस्को नुएवा जेनरेशन CGNG अपनी क्रूरता और सैन्य शैली की रणनीति के लिए कुख्यात है। वे अपने दुश्मनों को सरेआम लटकाते हैं, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी बर्बरता के वीडियो जारी करके खौफ का एक नया अध्याय लिखते हैं। लेकिन एल मेंचो कौन है? वो एक गरीब किसान के बेटे से दुनिया का सबसे शक्तिशाली और क्रूर ड्रग लॉर्ड कैसे बन गया? ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम की भी कहानी है जो ऐसे राक्षसों को जन्म देता है। ये गरीबी, भ्रष्टाचार, महत्वाकांक्षा और हिंसा की एक ऐसी गाथा है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक इंसान किस हद तक गिर सकता है। ये कहानी एक डॉक्यूमेंट्री की तरह उन घटनाओं, उन लोगों और उन जगहों को आपके सामने लाएगी जिन्होंने नेमेसियो ओसेगुएरा को एल मेंचो बनाया। ये भावनात्मक रूप से उन अनगिनत पीड़ितों की पीड़ा को उजागर करेगी जो उसके रास्ते में आए, और अंत में ये एक प्रेरक चेतावनी के रूप में काम करेगी कि सत्ता और पैसे की अंधी दौड़ का अंत हमेशा तबाही होता है, न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में मेक्सिको के मिचुआकान राज्य के एक छोटे धूल भरे गांव नारंजो दी चिला में। ये टिएरा कालिएंते का हिस्सा है, एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी गर्मी, गरीबी और एवोकाडो के बागानों के लिए जाना जाता है। यहीं 17 जुलाई 1966 को नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंट्स का जन्म हुआ। वो 6 भाइयों में से एक था। उसका परिवार बेहद गरीब था और बचपन से ही नेमेसियो ने गरीबी की चुभन को महसूस किया। उसके माता पिता एवोकाडो के बागानों में काम करते थे और छोटी उम्र से ही नेमेसियो को भी परिवार का पेट पालने के लिए काम में लगा दिया गया। उसने 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन उसके पास सड़क की समझ थी, जीवित रहने की कला। बचपन में उसे एल चोल या एल रूबियो जैसे नामों से जाना जाता था। वो एक शर्मीला, शांत लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे गांव के बड़े बुजुर्ग भी पहचानते थे। वो जानता था कि एवोकाडो के बागानों में कड़ी मेहनत करके वो कभी भी उस गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगा जिसने उसके परिवार को जकड़ रखा था। उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं और उसे पता था कि उन्हें पूरा करने के लिए उसे नारंजो डी चिला की सीमाओं को लांघना होगा। 1980 के दशक के अंत में कई मैक्सिकन युवाओं की तरह नेमेसियो ने भी अमेरिकी सपने का पीछा करने का फैसला किया। वो अवैध रूप से सीमा पार करके कैलिफोर्निया पहुंच गया, लेकिन वहां भी उसके लिए कोई आसान रास्ता नहीं था। वो बिना दस्तावेजों के एक अप्रवासी था जिसके पास कोई विशेष कौशल नहीं था। उसने छोटे मोटे काम किए, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि अपराध की दुनिया में पैसा ज्यादा तेजी से बनता है। उसने उत्तरी कैलिफोर्निया के एक छोटे से आपराधिक गिरोह के साथ काम करना शुरू कर दिया। ये ड्रग्स का धंधा था, मुख्य रूप से हेरोइन की बिक्री। यहीं पर उसने अपराध की दुनिया का पहला पाठ सीखा। 1986 में उसे चोरी की संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे प्रोबेशन पर रिहा कर दिया गया। ये उसके आपराधिक रिकॉर्ड की बस शुरुआत थी। 1990 के दशक की शुरुआत में वो और उसका भाई अब्राहम ओसेगुएरा सैन फ्रांसिस्को में हेरोइन बेचने के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। ये एक संगठित अपराध था, लेकिन कानून की पकड़ से वे ज्यादा दिन बच नहीं सके। 1994 में नेमेसियो को हेरोइन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेल में बिताए ये साल उसके लिए एक विश्वविद्यालय की तरह थे। उसने अपराधियों के नेटवर्क को समझा, वफादारी और धोखे के नियम सीखे और ये भी सीखा कि कैसे सिस्टम के भीतर और बाहर काम किया जाता है। 3 साल बाद अच्छे व्यवहार के कारण उसे जल्दी रिहा कर दिया गया, लेकिन उसे तुरंत मेक्सिको भेज दिया गया।
ये उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अमेरिका ने उसे एक अपराधी के रूप में बाहर निकाल दिया था, लेकिन वास्तव में उसने एक ऐसे व्यक्ति को वापस मेक्सिको भेजा था जो अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और अनुभवी था। अमेरिका का सपना टूट चुका था, लेकिन अब एक मैक्सिकन दुष्स्वप्न जन्म लेने वाला था। मेक्सिको लौटने के बाद नेमेसियो के पास दो रास्ते थे, या तो वापस खेती किसानी में लग जाए या फिर अपराध की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाए। उसने एक तीसरा और ज्यादा शातिर रास्ता चुना। उसने जलिस्को राज्य के काबो कोरिएंटेस और टोमाटलान के कस्बों में एक पुलिस अधिकारी के रूप में नौकरी कर ली। ये एक रणनीतिक कदम था। पुलिस की वर्दी पहनकर उसने कानून के दोनों तरफ से काम करना सीखा। उसने सीखा कि पुलिस कैसे काम करती है, उनके मुखबिर कौन होते हैं, वे कैसे जांच करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, सिस्टम में भ्रष्टाचार की नसें कहां हैं। इस दौरान वो चुपचाप अपने कनेक्शन बना रहा था। इसी समय उसकी मुलाकात रोसालिंडा गोंजालेस वेलेंसिया से हुई। रोसालिंडा कोई आम महिला नहीं थी। वो वेलेंसिया परिवार से थीं, जो उस समय मिलेनियो कार्टेल नामक एक शक्तिशाली ड्रग संगठन चलाता था। ये कार्टेल मिचोआकान और जलिस्को में सक्रिय था और कोलंबियाई ड्रग्स को अमेरिका तक पहुंचाने में माहिर था। नेमेसियो ने रोसालिंडा से शादी कर ली और इस शादी ने उसे सीधे अपराध की दुनिया के शीर्ष पर पहुंचा दिया। अब वो सिर्फ एक पूर्व अपराधी या एक भ्रष्ट पुलिस वाला नहीं था, वो मिलेनियो कार्टेल के नेताओं का रिश्तेदार था। उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से कार्टेल के लिए काम करने लगा। अपनी क्रूरता, वफादारी और रणनीतिक दिमाग के कारण वो जल्द ही कार्टेल के भीतर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। उसने हत्या दस्ते यानी एनफोर्सर का नेतृत्व किया, दुश्मनों को खत्म किया और कार्टेल के मार्गों को सुरक्षित रखा। उसने अपने ससुर अरमांडो वेलेंसिया यानी एल माराडो और अपने सालों ब्रदर्स इन लॉ के साथ मिलकर काम किया। यहीं पर उसे एल मेंचो का उपनाम मिला, जो नेमेसियो का एक छोटा रूप था। उसने मिलेनियो कार्टेल में रहकर ड्रग तस्करी की हर बारीकी सीखी, लॉजिस्टिक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, हिंसा का रणनीतिक उपयोग और सरकारी अधिकारियों से साठगांठ। वो एक प्रशिक्षु था जो अब स्नातक होने के लिए तैयार था। उसे बस एक मौके की तलाश थी, एक ऐसा मौका जो मेक्सिको के खूनी ड्रग युद्ध के कारण जल्द ही उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। 2000 के दशक के अंत में मेक्सिको के ड्रग परिदृश्य में एक भूचाल आया। राष्ट्रपति फेलिप काल्डेरॉन ने कार्टेलों के खिलाफ एक चौतरफा युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध के कारण कई बड़े कार्टेल के नेता या तो मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए। मिलेनियो कार्टेल भी इससे अछूता नहीं रहा। उसके कई नेता पकड़े गए और कार्टेल कमजोर होकर टूटने लगा। इसी समय एक और क्रूर संगठन लॉस ज़ेतास पूरे मेक्सिको में आतंक फैला रहा था। ज़ेतास पूर्व सैनिकों का एक समूह था जो अपनी बर्बरता के लिए जाना जाता था। वे लोगों के सिर काटते थे, नागरिकों को मारते थे और दूसरे कार्टेलों के क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे थे। इस अराजकता और सत्ता के शून्य यानी पावर वैक्यूम में एल मेंचो ने अपना अवसर देखा। मिलेनियो कार्टेल के अवशेषों से उसने अपने वफादार लोगों को इकट्ठा किया और एक नया समूह बनाया। शुरुआत में उन्होंने खुद को लॉस माता ज़ेतास कहा। यह एक शानदार मार्केटिंग रणनीति थी। उन्होंने खुद को विजिलेंटीज यानी स्वनियुक्त न्यायकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया, जो मेक्सिको को क्रूर ज़ेतास से बचाने के लिए लड़ रहे थे। सितंबर 2011 में उन्होंने दुनिया को अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। वेराक्रूज राज्य में उन्होंने 35 लोगों के शवों को एक हाईवे अंडरपास के पास फेंक दिया। ये सभी कथित तौर पर ज़ेतास के सदस्य थे। शवों के साथ एक बैनर छोड़ा गया था जिस पर लिखा था, हम ज़ेतास को खत्म करने आए हैं। हम अपहरण नहीं करते, हम जबरन वसूली नहीं करते। ये एक साहसिक और भयानक घोषणा थी। एक तरफ इसने जनता के एक हिस्से में उनके लिए समर्थन पैदा किया जो ज़ेतास के आतंक से तंग आ चुके थे। दूसरी तरफ इसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दिखाया कि एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी मैदान में आ चुका है। माता ज़ेतास का मुखौटा ज्यादा दिन नहीं चला। जल्द ही एल मेंचो ने अपने संगठन को एक नया, अधिक औपचारिक नाम दिया, कार्टेल जलिस्को न्यूएवा जेनरेशन CJNG। जलिस्को का नाम चुनना रणनीतिक था। जलिस्को मेक्सिको का एक आर्थिक केंद्र है और इसकी राजधानी ग्वाडलहारा एक प्रमुख शहर है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ प्रशांत महासागर पर मंजानिलो का बंदरगाह है, जो एशिया से रासायनिक अग्रदूतों केमिकल प्रिकर्सर्स के आयात के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका उपयोग सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के लिए किया जाता है।
एल मेंचो की नेतृत्व शैली उसके पूर्ववर्तियों से अलग थी। जहां एल चापो गुज़मान जैसे ड्रग लॉर्ड एक हद तक सार्वजनिक हस्ती बन गए थे, वहीं एल मेंचो ने एक भूत की तरह काम किया। वो कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया, अपनी कोई तस्वीर जारी नहीं होने दी और एक रहस्यमयी आवरण में लिपटा रहा। उसने अपने संगठन को एक सैन्य इकाई की तरह संरचित किया। उसके लड़ाके वर्दी पहनते थे, उनके पास अत्याधुनिक हथियार होते थे और वे अनुशासित होते थे। CJNG ने 3 मुख्य स्तंभों पर अपना साम्राज्य खड़ा किया। 1. अत्यधिक हिंसा। CJNG ने हिंसा का उपयोग केवल दुश्मनों को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि खौफ पैदा करने के लिए किया। उन्होंने अपने पीड़ितों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया, उन्हें पुलों से लटकाया और उनकी हत्याओं के वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किए। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वियों और आम जनता दोनों को डराना था। व्यावसायिक कौशल। एल मेंचो ने ड्रग्स के कारोबार को एक बहुराष्ट्रीय निगम की तरह चलाया। उसने सिंथेटिक ड्रग्स, विशेष रूप से मेथेम्फेटामाइन, मेथ और फेंटेनिल के उत्पादन और वितरण पर ध्यान केंद्रित किया। ये ड्रग्स कोकीन या हेरोइन की तुलना में बनाने में सस्ते और अधिक लाभदायक थे। उसने मंजानिलो बंदरगाह पर नियंत्रण कर लिया, जिससे उसे चीन और भारत से आने वाले रसायनों पर एकाधिकार मिल गया। भ्रष्टाचार और घुसपैठ। पुलिस में अपने अनुभव का उपयोग करते हुए एल मेंचो ने स्थानीय, राज्य और संघीय स्तर पर पुलिस, राजनेताओं और न्यायाधीशों के एक विशाल नेटवर्क को भ्रष्ट कर दिया। जिसने भी उसका साथ देने से इनकार किया, उसे या तो खरीद लिया गया या मार दिया गया। इन रणनीतियों के कारण CJNG ने बिजली की गति से विस्तार किया। कुछ ही वर्षों में वे मेक्सिको के लगभग हर राज्य में मौजूद हो गए और उन्होंने सिनालोआ कार्टेल जैसे पुराने और स्थापित संगठनों को चुनौती देना शुरू कर दिया। एल मेंचो, जो कभी मिचुआकान का एक गरीब किसान का बेटा था, अब मेक्सिको का सबसे शक्तिशाली और डरावना ड्रग लॉर्ड बन चुका था। एल मेंचो के लिए हिंसा केवल क्रूरता का प्रदर्शन नहीं थी, ये एक सोची समझी व्यापारिक रणनीति थी। हर हत्या, हर अपहरण और हर नरसंहार के पीछे एक संदेश छिपा होता था। 1 मई 2015 ये वो दिन था जब CJNG ने मेक्सिको सरकार को सीधे चुनौती दी। जलिस्को में मेक्सिकन सेना ने एल मेंचो को पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। जब सेना का एक हेलीकॉप्टर उसके काफिले के करीब पहुंचा तो CJNG के लड़ाकों ने एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से उसे मार गिराया। हेलीकॉप्टर आग के गोले में बदलकर जमीन पर आ गिरा, जिसमें सवार कई सैनिक मारे गए। ये एक अभूतपूर्व घटना थी। किसी कार्टेल ने पहले कभी इस तरह से सेना पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। ये एल मेंचो का ऐलान था, मैं अछूत हूं, मेरे पीछे मत आओ वरना परिणाम भयानक होंगे। इस हमले के बाद CJNG ने पूरे जलिस्को में बसों, ट्रकों और बैंकों को जलाकर अराजकता फैला दी, जिसे नार्को ब्लॉकेड कहा जाता है। अत्याचार के वीडियो। CJNG ने सोशल मीडिया को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। वो प्रतिद्वंदी कार्टेल के सदस्यों या मुखबिरों को पकड़ते, उनसे कैमरे पर कबूल करवाते और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर देते। इन वीडियो को व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर फैलाया जाता था। इसका उद्देश्य 2 गुना था, अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करना और अपने लड़ाकों का मनोबल बढ़ाना। ये एक संदेश था कि CJNG के साथ विश्वासघात की सजा केवल मौत है। उच्च प्रोफाइल हत्याएं। CJNG ने राजनेताओं, पुलिस प्रमुखों और न्यायाधीशों को निशाना बनाने से भी गुरेज नहीं किया। उन्होंने जलिस्को के पर्यटन सचिव की हत्या कर दी। जून 2020 में उन्होंने मेक्सिको सिटी के पुलिस प्रमुख उमर गार्सिया हारफुच पर एक दुस्साहसिक हमला किया। सुबह के समय दर्जनों बंदूकधारियों ने बख्तरबंद वाहनों से हारफुच की कार पर सैकड़ों गोलियां चलाईं। हारफुच गंभीर रूप से घायल हो गए लेकिन बच गए। यह हमला राजधानी के सबसे पॉश इलाकों में से एक में हुआ और ये एल मेंचो की पहुंच और दुस्साहस का एक और प्रमाण था। एल मेंचो का साम्राज्य सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं था, उसने अपने कारोबार में विविधता ला दी थी, ठीक एक चतुर CEO की तरह। सिंथेटिक ड्रग्स का राजा। CJNG मेथेम्फेटामाइन और फेंटेनिल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। उन्होंने मेक्सिको के जंगलों में विशाल सुपर लैब स्थापित की, जहां वे बड़े पैमाने पर इन ड्रग्स का उत्पादन करते थे। फेंटेनिल, जो हेरोइन से 50 गुना अधिक शक्तिशाली है, अमेरिका में ओवरडोज मौतों की एक महामारी का कारण बन गया और CJNG इसका मुख्य आपूर्तिकर्ता था। ड्रग्स से परे,
एल मेंचो ने समझा कि पैसा हर जगह है। उसके संगठन ने जबरन वसूली का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया। वो एवोकाडो किसानों से लेकर छोटे दुकानदारों तक हर किसी से टैक्स वसूलते थे। जिसने भी भुगतान करने से इनकार किया, उसका व्यवसाय जला दिया जाता था या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाता था। गुआचिकोलो। सीजेएनजी ने तेल पाइपलाइनों से तेल चोरी करने के आकर्षक व्यवसाय में भी प्रवेश किया, जिसे मेक्सिको में गुआचिकोल कहा जाता है। ये एक अरबों डॉलर का अवैध उद्योग था, जिसने राज्य की तेल कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया। मानव तस्करी और अन्य अपराध। इसके अलावा संगठन मानव तस्करी, अवैध खनन और यहाँ तक कि वन्य जीवों की तस्करी में भी शामिल था। संक्षेप में, जहां भी अवैध रूप से पैसा कमाया जा सकता था, सीजेएनजी वहां मौजूद था। वैश्विक पहुंच। एल मेंचो ने सीजेएनजी को एक वैश्विक ब्रांड बना दिया। मंजानिलो और अन्य बंदरगाहों पर अपने नियंत्रण का उपयोग करते हुए उसने अपने ड्रग्स को अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया तक पहुंचाया। डीईए यानी अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार सीजेएनजी की पहुंच हर महाद्वीप पर है। वो एक अदृश्य सीईओ था जो मेक्सिको की पहाड़ियों में कहीं छिपकर एक वैश्विक आपराधिक उद्यम चला रहा था। उसका साम्राज्य खून, मैथ और डर की नींव पर बनाया गया था और ये लगातार बढ़ रहा था। जैसे जैसे एल मेंचो की शक्ति और कुख्याति बढ़ती गई, वैसे वैसे वो एक कैदी बनता गया। वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था, लेकिन वो आज़ादी से घूम नहीं सकता था, अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता सकता था या एक सामान्य जीवन नहीं जी सकता था। वो एक भगोड़ा था, एक भूत जो लगातार अपने शिकारियों से एक कदम आगे रहने की कोशिश कर रहा था। माना जाता है कि वो जलिस्को, मिचुआकान और कोलिमा के पहाड़ी और जंगली इलाकों में छिपा हुआ है। ये उसका अपना क्षेत्र है, जहां स्थानीय आबादी या तो डर के कारण या पैसे के लालच में उसकी रक्षा करती है। वो कभी भी एक ही स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं रुकता। वो लगातार चलता रहता है, छोटे छोटे देहाती कैंपों में सोता है। उसने आधुनिक तकनीक का उपयोग करना लगभग बंद कर दिया है। वो जानता है कि एक मोबाइल फोन या इंटरनेट का उपयोग उसे ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका है। वो अपने संदेशों को व्यक्तिगत कोरियर के माध्यम से भेजता है, जो उसके सबसे भरोसेमंद लोग होते हैं। उसका आंतरिक घेरा बहुत छोटा है, जिसमें केवल वे लोग शामिल हैं जिन्हें वो दशकों से जानता है। उसकी पैरानोया अत्यधिक संदेह चरम पर है। उसे हर किसी पर शक होता है, यहाँ तक कि अपने करीबी सहयोगियों पर भी। उसे पता है कि $10 मिलियन का इनाम किसी को भी धोखा देने के लिए लुभा सकता है। अफवाहें हैं कि वो गंभीर रूप से बीमार है। कहा जाता है कि उसे किडनी की बीमारी है और उसे डायलिसिस की आवश्यकता है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए पहाड़ों में एक छोटा अस्पताल भी बनवाया है। ये बीमारी उसे और भी खतरनाक बना सकती है, क्योंकि एक मरता हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है। उसका जीवन विडंबनाओं से भरा है। उसके पास अकूत दौलत है, लेकिन वो उसका आनंद नहीं ले सकता। वो एक साम्राज्य को नियंत्रित करता है, लेकिन वो खुद एक अदृश्य पिंजरे में कैद है। ये उस प्रेरक चेतावनी का हिस्सा है। अपराध की दुनिया में शीर्ष पर पहुंचना अंततः आपको एकांत और भय के नरक में धकेल देता है। अमेरिका और मेक्सिको की सरकारें चुप नहीं बैठी थीं। उन्होंने एल मेंचो और सीजेएनजी को खत्म करने के लिए कमर कस ली थी। डीईए में सीजेएनजी को अपनी नंबर 1 प्राथमिकता घोषित किया। 2020 में ऑपरेशन ब्लू अगेव नामक एक बड़े समन्वित प्रयास की घोषणा की गई। इस ऑपरेशन का लक्ष्य सीजेएनजी को सीधे निशाना बनाना नहीं, बल्कि उसके वित्तीय नेटवर्क को तोड़ना था। ये एक स्मार्ट रणनीति थी। यदि आप सांप को नहीं पकड़ सकते तो उसके शरीर को भूखा मार दो। मेक्सिको की वित्तीय खुफिया इकाई यूआईएफ ने सीजेएनजी से जुड़े लगभग 2000 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। इन खातों में अरबों डॉलर थे। ये सीजेएनजी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि इससे उनके लिए अपने लड़ाकों को भुगतान करना, हथियार खरीदना और अधिकारियों को रिश्वत देना मुश्किल हो गया। इसके साथ ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एल मेंचो के परिवार के सदस्यों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि परिवार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकता है। रूबेन ओसेगुएरा गोंजालेस, एल मेंचिटो, एल मेंचो का बेटा, जिसे उसका उत्तराधिकारी माना जाता था, उसे 2015 में मेक्सिको में गिरफ्तार किया गया था। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फरवरी 2020 में उसे अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। ये एल मेंचो के लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत और रणनीतिक झटका था। उसका बेटा अब अमेरिकी जेल में था और उस पर ड्रग तस्करी के गंभीर आरोप थे। जेसिका जोहाना ओसेगुएरा, एल मेंचो की बेटी,
वो अमेरिका की नागरिक थी और एक व्यवसायी महिला के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए थी। फरवरी 2020 में जब वो वॉशिंगटन डीसी में अपने भाई एल मेंचिटो की अदालती सुनवाई में शामिल होने गई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर CJNG के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप था। उसने बाद में अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसे जेल की सजा सुनाई गई। रोजालिंडा गुंजालेस वालेंसिया, एल मेंचो की पत्नी और CJNG की वित्तीय प्रमुख, उसे ला जेफा के नाम से जाना जाता था। उसे 2018 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। नवंबर 2021 में उसे फिर से जेलिस्को में गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी CJNG के वित्तीय ढांचे पर एक और बड़ा प्रहार था। परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी ने एल मेंचो को अलग थलग और कमजोर बना दिया। उसका साम्राज्य अभी भी खड़ा था, लेकिन उसकी नींव हिलने लगी थी। शिकारी अब उसके और भी करीब आ रहे थे। एल मेंचो की कहानी केवल शक्ति, धन और हिंसा की कहानी नहीं है। ये उन हजारों, शायद लाखों लोगों की पीड़ा की कहानी है जो उसके साम्राज्य के कारण तबाह हो गए। ये कहानी है मिचोआकान की उस मां की जिसका बेटा घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। वो आज भी उसकी तस्वीर लेकर सड़कों पर घूमती है, उन अनगिनत सामूहिक कब्रों में से किसी एक में अपने बेटे के अवशेषों की तलाश में, जिन्हें CJNG और उसके प्रतिद्वंदियों ने पीछे छोड़ा है। ये कहानी है जलिस्को के उस पत्रकार की जिसे CJNG के भ्रष्टाचार को उजागर करने की हिम्मत करने के लिए मार दिया गया। उसका परिवार आज भी न्याय के लिए लड़ रहा है, एक ऐसे देश में जहां सच बोलना मौत को दावत देना हो सकता है। ये कहानी है उस छोटे व्यवसायी की जिसने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी से एक दुकान खोली, लेकिन CJNG को सुरक्षा शुल्क देने से इनकार करने पर उसकी दुकान जला दी गई। वो अब डर में जी रहा है, ये जानते हुए कि वे कभी भी वापस आ सकते हैं। ये कहानी अमेरिका के उस परिवार की है जिसने अपने किशोर बच्चे को फेंटनिल ओवरडोज के कारण खो दिया, एक ऐसी दवा जो एल मेंचो की प्रयोगशालाओं में बनी थी और हजारों मील दूर उनके शहर तक पहुंची थी। ये है एल मेंचो की असली विरासत। ये डॉलर या ड्रग्स के टन में नहीं, बल्कि आंसुओं, डर और टूटे हुए जीवन में मापी जाती है। ये भावनात्मक सच्चाई किसी भी वृत्तचित्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एल मेंचो की कहानी को देखते हुए हमें इन पीड़ितों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वे ही इस कहानी के असली नायक हैं। वे जो चुपचाप सहते हैं और फिर भी जीवित रहने की कोशिश करते हैं। क्या एल मेंचो को पकड़ने या मारने से ये सब खत्म हो जाएगा? विशेषज्ञ ऐसा नहीं मानते। एल मेंचो ने एक ऐसा संगठन बनाया है जो एक व्यक्ति पर बहुत अधिक निर्भर नहीं है। CJNG की एक विकेंद्रीकृत संरचना है जिसमें कई कमांडर अपने अपने क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। यदि एल मेंचो को हटा दिया जाता है तो संभव है कि उसके स्थान पर कोई और ले ले। इससे खूनी उत्तराधिकार युद्ध भी छिड़ सकता है, जिससे हिंसा और भी बढ़ सकती है। इसके अलावा ड्रग्स की समस्या केवल आपूर्ति की समस्या नहीं है, ये मांग की भी समस्या है। जब तक अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में ड्रग्स की भारी मांग है, तब तक कोई न कोई उस मांग को पूरा करने के लिए आगे आएगा। ये एक प्रेरक सबक है, लेकिन एक निराशाजनक भी। प्रेरणा ये है कि अच्छे लोग, पुलिस, सैनिक, पत्रकार, कार्यकर्ता इस बुराई से लड़ना कभी नहीं छोड़ते। वे हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं। निराशा ये है कि ये युद्ध शायद कभी जीता नहीं जा सकता, कम से कम पारंपरिक तरीकों से तो नहीं। इसका समाधान केवल गिरफ्तारियों और गोलियों में नहीं है, बल्कि एक गरीबी, भ्रष्टाचार, शिक्षा की कमी और सामाजिक असमानता जैसे मूल कारणों को संबोधित करने में निहित है। वही कारण जिन्होंने एक दिन नेमेसियो ओसेकेना को अपराध की दुनिया में ढकेल दिया था।